अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का यूनिट 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है एमडी कैट, ये बेटा इनऑर्गेनिक का है। सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इसका पहला जो यूनिट है वो पीरियड्स के टाइटल से है और इसका जो दूसरा यूनिट है वो ग्रुप्स के टाइटल से है और फिर तीसरा यूनिट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और चौथा जो यूनिट है इनऑर्गेनिक का वो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के बाद अगर बायोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई एलिमेंट्स हैं तो वो ये नाइट्रोजन और सल्फर ही हैं। आप देखते हैं कि प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड से बनी हैं, उनके अंदर भी नाइट्रोजन लाजमी पाई जाती है। फिर आप आ जाएँ न्यूक्लिक एसिड्स, उनके भी आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स के वो बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके 3 कंपोनेंट होते हैं, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद होती हैं। सेम सल्फ़र जो है वो भी लिविंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स हैं जो कि सल्फ़र उनमें होता है, इस तरह आपने सिस्टीन और मैथियोनिन, ये 2 अमीनो एसिड्स का सुना होगा, इनके अंदर सल्फ़र जो है वो मौजूद होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे जी। पहला यूनिट जो है हमारा पीरियड्स के टाइटल से है। तो पहली चीज़ ये पीरियड्स हैं क्या। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, हॉरिजेंटल रोज हैं जी पीरियोडिक टेबल में। आपने पता है आपको कि मेंडलीफ का पहले तो एक पीरियोडिक टेबल था और फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मूजले ने बनाया। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड्स थे, जो कि मूजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स बेसिकली हॉरिजेंटल रोज हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट ये जाती हैं और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इनकी तादाद 12 थी और जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मूजले का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इनकी तादाद 7 है। तो एक टर्म है जी पीरियड नंबर क्या होता है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जनाब किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो उस एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 4 शेल में कंप्लीट हो जाती है तो उसका पीरियड नंबर 4 होगा, और अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 शेल्स तक लिमिटेड है तो इसका मतलब है उसका पीरियड नंबर 2 होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते हुए हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप देखेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने शेल्स में हुई है, तो वो जितने शेल्स होंगे 2, 3, 4 वही बेटा उसका पीरियड नंबर होता है। अब हम देखते हैं आगे, ये एक मैं छोटा सा टेबल आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये इसमें पहला कॉलम आ जाएगा जी पीरियड नंबर का, दूसरा कॉलम हम बना रहे हैं जी एस ब्लॉक का, दूसरा कॉलम तीसरा जो है सॉरी वो पी ब्लॉक, उससे अगला डी ब्लॉक, लास्ट इसमें एफ ब्लॉक, और फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम सब जानते हैं कि टोटल पीरियड्स कितने हैं जी, 7 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो 7 है। तो पहले पीरियड को अगर आप देखें तो इसके 2 ही एलिमेंट होते हैं और दोनों एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी, डी और एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं होता। तो इस तरह पहला जो पीरियड है
फर्स्ट पीरियड, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हैं जी? 2 एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड पीरियड एक जैसे हैं, इनके अंदर टोटल एलिमेंट 8 होते हैं। इस तरह चौथा और पांचवा पीरियड भी एक जैसे हैं। इन दोनों के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 18 होती है। सिक्स्थ पीरियड जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड होता है, इसमें टोटल एलिमेंट 32 हैं। सेवन्थ पीरियड जो है इसमें 2, पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है और ये टोटल 23 बन रहे हैं। अगर हम इन टोटल एलिमेंट्स को बेटा ऐड कर लें तो ये 109 बन रहे हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर 1 के अंदर, तो वो 109 एलिमेंट्स के हिसाब से बनाया हुआ है। इन 109 एलिमेंट्स के अंदर 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और 17 एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। ये नेचुरल हैं और ये आर्टिफिशियल हैं। तो अब बात ये, वैसे तो अब तक टोटल जो एलिमेंट हैं वो 118 हो गए हैं और सातवां पीरियड भी बिल्कुल 32 एलिमेंट हैं जिस तरह के सिक्स्थ पीरियड में। तो मैं ये कहूँगा कि पहला पीरियड तो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है ना। सेकंड और थर्ड पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो 8 हैं और इनके अंदर डी और एफ ब्लॉक, यू नो डी और एफ ब्लॉक, डी वालों को आप आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और एफ वालों को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। जबकि एस और पी ब्लॉक वाले जो हैं ये नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। बाज़ औक़ात बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, हाँ ये बताएं फोर्थ पीरियड के अंदर इनर ट्रांजिशन कितने होते हैं एलिमेंट, यानी एफ ब्लॉक वाले कितने हैं? कोई भी नहीं है जी। इस तरह नॉर्मल एलिमेंट फोर्थ पीरियड में कितने हैं जी? 2 और 6 8 होते हैं जी। और ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं जी? 10 हैं। तो ये आपको मतलब डी और एफ ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी वाले आउटर ट्रांजिशन है, एफ वाले इनर ट्रांजिशन है। ओवरऑल बस दोनों जो हैं वो हैं क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जबकि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको किसी भी पीरियड्स के हवाले से पूछा जा सकता है, हाँ जी सिक्स्थ पीरियड है तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये 10 डी ब्लॉक वाले और 14 एफ ब्लॉक वाले, तो टोटल 24 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट 14 और 14 28 और 7 35 और 10 ये 45 हो जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक दोनों को, यानी एफ पीरियड नंबर 6 और 7 दोनों को मिला लिया जाए तो इसमें टोटल एलिमेंट्स की तादाद आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है उसमें ज़ाहिरी बात है ये एटॉमिक रेडियस है जी आपके पास, फिर आयनिक रेडियस है, फिर आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाइड्रेशन एनर्जी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हैं जी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट that repeat
आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। फिक्स इंटरवल्स पे जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं हम उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें ये जो है ये तो हम पिछले जब हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे थे तो वो जो चैप्टर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 3 बनता है, उसके अंदर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिटेल से पढ़ा था। मज़ीद आप ये पढ़ लेंगे क्योंकि इसका लेक्चर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो वो वहाँ से आप देख लेंगे। बाकी चीज़ों को हम देखते हैं जी। सबसे पहले है ये जी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है जी? अब देखिए जी, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये ढेर सारे शेल्स हैं। लेट्स से ये सबसे वेलेंट शेल है, तो कहते हैं न्यूक्लियस से लेकर ये आउटर मोस्ट शेल का ये जो फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। या इस एटॉमिक रेडियस में एक टाइप होती है जी कोवलेंट रेडियस। ये दो एटम हैं ए और बी और ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इनके न्यूक्लियाई का जो टोटल फासला होता है जी वो उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब हम अगर इस बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस लेंगे, यानी इसके न्यूक्लियस से यहाँ तक और इसके न्यूक्लियस से यहाँ तक, तो ये रेडियस ऑफ एटम बी है और ये रेडियस ऑफ एटम ए है। तो ये वैसे बेसिकली कोवलेंट रेडियस में आता है कि दो एटम हैं ए और बी और ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में बॉन्डेड हैं, तो इनके न्यूक्लियाई के दरमियान टोटल डिस्टेंस होता है उसको तो हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन इस बॉन्ड लेंथ का 1/2 डिस्टेंस जो है उसको आप कोवलेंट रेडियस या सिंपली आप एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, अगर आपके वो जो एलिमेंट हैं या एटम है वो नॉन मेटेलिक हैं और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। एटॉमिक रेडियस की जो मेजरमेंट है वो ज़्यादातर हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में करते हैं। आपको 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है और 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ये इनके यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स। याद रखिए कोई भी आपके पास रेडियाई हैं, भले वो एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है, वॉन डेर वाल रेडियस है, ऑल द रेडियाई आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। और दूसरी ये बात याद रखिएगा, इनके जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस को कम या ज़्यादा करने वाले, या हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियड्स और ग्रुप्स में इनकी वेरिएशन पढ़ेंगे, तो वो सब के लिए सेम रहेगी फॉर ऑल द रेडियाई, वेदर दैट इज एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस, जो भी होगा उन सब के लिए ये जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो सेम रहते हैं। आपको पता है इसके अंदर ना एटॉमिक रेडियस की जो प्रिसाइज या एक्यूरेट मेजरमेंट है is not feasible। अब ये बात मैंने की है कि जी एक्यूरेट या प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल या नॉट फिजिबल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये है प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं, दो रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी एटम इंडिपेंडेंट नहीं होता सिवाय नोबल गैसेस के। आपको पता है तमाम एटम जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जब कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो आप जब उन दोनों एटम्स जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, करीब होते हैं, तो एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है और इस रिपल्शंस की वजह से दोनों एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली वो दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो ये है कि द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटम कैन नॉट बी मार्क। यहाँ हमने कहा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है उसको हम जो है वो एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। तो इसके लिए वो उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि जनाब न्यूक्लियस और मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है यानी आउटर बाउंड्री ऑफ द एटम कैन नॉट बी मार्क। भाई क्यों नहीं मार्क की जा सकती? वो कहते हैं जी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी जब मेजर करते हैं तो इवन लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है दैट नेवर बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ रहती है। तो जिससे एक डाउट रहता है कि यहाँ कोई ना कोई ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। आपने श्रोडिंगर का वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा,
श्रोडिंगर ने जो है वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया। उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन का कोई इस तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि आप उसको छू सकें, पकड़ सकें या महसूस करके देख सकें। हाँ, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है किसी भी एरिया में, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमम मिले उस एरिया को हम ऑर्बिटल का नाम जो है वो दे देते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम एटॉमिक रेडियस की एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब आ जाए जी फैक्टर्स कौन से हैं एटॉमिक रेडियस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने वाले। तो उसमें जी सबसे पहला तो है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा फिर फैक्टर आ जाएगा, ज़ाहिर बात है, शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा फैक्टर है जी न्यूक्लियर चार्ज, और चौथा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज के साथ इनका क्या रिलेशन है। ये भी टर्म के रिलेशंस हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, देखें जब कोई केटाइन होता है ना जी, ये एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज उसी सूरत में आता है ना जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। इसका मतलब पता है क्या है? अब आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज होता कौन सा? न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है जी, प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जितने लूज़ करता है तो उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, पॉजिटिव 2 चार्ज। अब ये पॉजिटिव 2 चार्ज आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। यानी ये एक न्यूट्रल एटम था और उससे हमने फ़र्ज़ किया ये केटाइन बनाया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो अब इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिमिलरली अगर यही एटम जो है ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अब इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गए प्रोटॉन के मुकाबले में, अब न्यूक्लियर चार्ज 2 यूनिट कम हो गए, अब इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। यानी जो A9s हैं इसका मतलब ये होता है उस पर जितना भी चार्ज हो -1 -2, इसका -2 का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट, और पॉजिटिव 2 का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। तो इस हिसाब से जो है आप साइज जो है वो बना सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज की बेस पे भी। अब आगे ये एक टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम इस तरह से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ये सिग्मा। अब ये जो सिग्मा है ये क्या चीज़ है जी? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इसको हम शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो ये शायद आपके लिए थोड़ी सी टर्म नहीं हो, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जी, मेरे पास है, फ़र्ज़ किया 3rd पीरियड है, ये मैं 3rd पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूँ। ये 8 एलिमेंट है जी 3rd पीरियड में। नमक गलसी पास कलर के उससे मैं इसको करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी याद कर लें इसको। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17। मैंने आपको बताया था किसी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है वही उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब इन सारों के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल 3 है। अब अगर हम सोडियम को ही देखें जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा L शेल है उसमें 8 है, और जो तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह टोटल अगर आप देखें ये जो सिग्मा की वैल्यू है ये बनेगी 10। सिग्मा होता है जी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो M है ये तो तीसरा और वेलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है,
बाकी जो इनर शेल हैं इनके वो होंगे के और एल। वैसे तो ये थर्ड पीरियड है तो इसमें टोटल 3 शेल ही होंगे, के एल एम। तो यानी एम जो है इसका वेलेंट शेल है एंड दैट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। बाकी के और एल दोनों मुकम्मल हैं और इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 10 हैं। तो आप अगर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी का भी निकालना चाहते हैं, ये एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू थर्ड पीरियड के लिए जो है सारों के लिए ये सिग्मा की वैल्यू 10 ही रहनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाह रहा हूँ एल्यूमिनियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, माइनस सिग्मा की वैल्यू 10 है, तो ये +3 आंसर आएंगे। वैसे अगर आप सारों का निकालें तो ये अब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनके ऊपर लिख रहा हूँ हर एलिमेंट का, इसका वही +1, इसका +2। तो हर एलिमेंट का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू उसके ग्रुप नंबर के बराबर ही होती है। सोडियम का ताल्लुक ग्रुप फर्स्ट ए से है, आप देखें इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ 11 पुट करें और सिग्मा की वैल्यू तो 10 ही रहनी है। 11 में से 10 आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलर आर्गॉन है, आर्गॉन एटॉमिक नंबर आप 18 पुट करें, -10 तो वो +8 ही आएगा। तो ये मतलब इन सारे एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके सामने। और आपने देखा आप बेटा किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आएंगे, फर्ज के ये ग्रुप 7A है, तो इन सारों के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है +7 आएगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहता है और वो ग्रुप नंबर के बराबर ही उसकी वैल्यू होती है। हाँ, पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो ये अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का वो पोर्शन जो वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव होता है, मतलब उनको इनवर्ड पुल लगाता है। तो वो इनवर्ड पुल जो है सोडियम को +1 यानी 1 प्रोटॉन लगा रहा है, मैग्नीशियम को 2 लगा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम को 3 लगा रहे हैं। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये जब बढ़ रहा होता है तो आप यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनवर्ड, वो भी बढ़ रही होती है। जब इनवर्ड अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगी तो डेफिनेटली साइज जो है वो कम होता है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो साइज हमेशा कम हो रहा होता है। और ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है। और टॉप टू बॉटम आते हुए जब आप देखते हैं हर एलिमेंट जो है, अब ये ग्रुप फर्स्ट ए कोई देख लीजिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अब लिथियम का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है तो इसमें तो 2 शेल होंगे, सोडियम में 3 शेल होंगे, तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जब शेल्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा करता है। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से साइज में कमी आ रही होती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है और हर अगला एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट पीरियड में आता है, मतलब उसमें 1 शेल का इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसका साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो ग्रुप्स में साइज जो है, एटॉमिक साइज हो, आयनिक साइज हो, कोई भी साइज, रेडियस हो, याद रखिएगा टॉप टू बॉटम आते हुए वो कम हो रहे होते हैं। ये पीरियोडिक ट्रेंड आप इनको कह लीजिए। पीरियड्स में ये डिक्रीज होते हैं जी तमाम रेडियाई, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप्स में जो है ये तमाम रेडियाई जो है वो इंक्रीज होते हैं। ऑल रेडियाई वेदर दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस या वॉन डेर वाल रेडियस कोई भी है, ऑल द रेडियाई जो हैं दैट इंक्रीजेज इन मूविंग डाउन द ग्रुप। जबकि जो पीरियड्स में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये तमाम जो रेडियाई हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। अब
जी पीरियोडिक टेबल में बेटा पीरियड्स में ट्रेंड ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए तमाम रेडियाई डिक्रीज़ होंगे और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज़ होंगे, और इनकी लॉजिक बेटा आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो है वो है जी आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में आपको ये पता है कि ये जो केटाइंस होते हैं इनका रेडियस कम होता है जी अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। और जबकि A9 से इनका साइज कम होता है। मतलब हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एटम हम ले लेते हैं जिसको हमने A से लेबल किया है, ये न्यूट्रल एटम है, तो इसमें केटाइन का रेडियस जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनाइन का रेडियस जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ये हमने हमेशा याद रखना है। एनाइनिक रेडियस इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम एंड केटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जी एनाइनिक रेडियस लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, जैसे ये देखिए क्लोरीन का न्यूट्रल एटम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और ये क्लोराइड आयन बन गया। तो क्लोरीन का जो रेडियस था वो 99 पिकोमीटर है और क्लोराइड का 181 पिकोमीटर। सेम अगर हम इधर केटाइन वाली साइड पे आए तो ये जो सोडियम है, फर्स्ट किया इसका 186 पिकोमीटर है साइज। इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 95 पिकोमीटर उसका केटाइन बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो केटाइन है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा है और जो A9 है क्लोराइड आयन, इसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा है। तो इसकी रीजंस वगैरह आपने पढ़ी हुई हैं। मेन इससे अगला एक आता है जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में फिर हम वही थर्ड पीरियड की बात करते हैं। ये नमक गलसी पास कलर, ये थर्ड पीरियड है जी। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13, 14। इसका आपको पता है ग्रुप नंबर फर्स्ट ए होता है और इसका ग्रुप नंबर सेकंड ए होता है, इसका ग्रुप नंबर थर्ड ए, ये फोर्थ है। तो ये हर एलिमेंट का यूँ टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप चलते हैं। तो होता यह है सोडियम के वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 लूज किए और एल्युमिनियम ने 3 लूज किए। अब इन तीनों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए जी? 10। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। ये तीन जो है ये केटाइनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन, इन तीनों के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। अब इसी तरह अगर हम ग्रुप 4A के बाद
फास्फोरस की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर 2 गेन कर रहा है, क्लोरीन 1 गेन कर रही है। तो आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन तीनों के अंदर भी टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, जस्ट लाइक आर्गॉन। देखिए ना, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन थे, ग्रुप 5A, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 3 वैकेंसीज, उनको फुलफिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 6A वाले, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये एनाइनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। तो इनका जो साइज़ का जो ऑर्डर है आपने को देखा हुआ है, यूनिपॉजिटिव आयन का जो साइज़ है, सॉरी ये ऑर्डर मैंने यूनिपॉजिटिव आयन का साइज बड़ा है डाई पॉजिटिव से, और डाई पॉजिटिव का बड़ा है ट्राई पॉजिटिव से। सेम अगर आप इन एनाइंस में आते हैं तो फास्फाइड का साइज सल्फाइड से बड़ा है, सल्फाइड का क्लोराइड से बड़ा है, और क्लोराइड का आर्गॉन न्यूट्रल एटम से बड़ा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी अगर ट्रेंड किसी पीरियड में आप चेक करें, वैसे आपने पढ़ा हुआ है पीरियड में तमाम रेडियाई, भले वो एटॉमिक रेडियस हो, आयनिक हो, कोवेलेंट हो, वॉन डेर वाल रेडियस हो, कोई भी रेडियस हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। तो ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आपने याद रखनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम पढ़ चुके हैं, अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम En से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ 2 एटम, ये 2 एटम हैं, उनके दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये दोनों एटम जो हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। तो ये अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की ये जो सलाहियत है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, ये है रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared electron pair towards itself is called electronegativity। तो ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है जी, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो 2 एटम एक दूसरे यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी या पावर है वो रिलेटिव इसलिए कि कंपेयर हम कर रहे होते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ज़ाहिर बात है इन दोनों एटम में से, दोनों बॉन्डेड एटम में से जिसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा होगी, दैट एलिमेंट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो कम खींचेगा अपनी तरफ तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका जो यूनिट्स हैं, यूनिट इसका कोई नहीं होता जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। पॉलिंग ने एक स्केल बनाया जी, पॉलिंग स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें उसने फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको मैक्सिमम लिया हुआ है 4, और ये जो 4 मैक्सिमम वैल्यू ली गई है ये आर्बिट्रेरी टेकन वैल्यू है, इसमें कोई हार्ड फास्ट बात नहीं है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कंपेयर करके जो है वो निकाली गई है, और इस तरह एक स्केल बनाया गया है जिसको पॉलिंग साइंटिस्ट था उसको पॉलिंग स्केल कहा जाता है। वैसे तो एक साइंटिस्ट जो है वो मिलीकॉन जो है उसने भी एक तरीका हमें बताया था, उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मदद से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं उसकी डिटेल नहीं पढ़ा रहा। बाकी पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं इसके, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं इसके ये हैं कि
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बुनियादी तौर पर ये एटॉमिक साइज के इन्वर्सली रिलेटेड है। जिस तरह आपने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स पढ़े हैं, इन तीनों के ट्रेंड यानी आयोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों चीज़ों के जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो एक जैसे हैं। ये तीनों चीज़ें एटॉमिक साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। पीरियड्स में इंक्रीज होती है। और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इनके, वो आपने ज़हन में रखने हैं। इसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। जी वो फ्लोरीन है। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो जनाब सीजियम है। अल्कली मेटल है, ग्रुप फर्स्ट में पाई जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है जी, फ्लोरीन की होती है। पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए ग्रुप फर्स्ट ए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ग्रुप 7A जो है हेलोजेंस हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी पूरा ग्रुप के हवाले से पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके एलिमेंट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो वो ग्रुप 7A है। और ग्रुप फर्स्ट ए जो है ये वो वाला है अल्कली मेटल्स का जो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। एक टर्म है जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहली बात ये है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। टू बॉन्डेड एटम है ना, उन दोनों का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब निकालेंगे, अगर तो वो डिफरेंस आ रहा है 1.7, तो बॉन्ड जो है वो 50% आयनिक करेक्टर रखेगा और 50% कोवलेंट करेक्टर। इस तरह अगर लेस देन 1.7 है तो ये कोवलेंट करेक्टर है, ग्रेटर देन 1.7 है तो ये फिर आयनिक करेक्टर है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप एक तो ये बॉन्ड पोलैरिटी और आयनिक करेक्टर की बात बता सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि आप इसकी मदद से नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है, ये दोनों करेक्टर इसमें मौजूद हैं, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है जी ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं जी? द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है जी पोटाशियम परमैंगनेट। इसमें पोटाशियम के ऊपर मैंने +1 लिखा है, 4 ऑक्सीजन के ऊपर मैंने -8 लिखा और मैंगनीज पे +7। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के आपको रूल्स जो हैं वो मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो उसमें रूल ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल कंपाउंड, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है उसमें तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है वो 0 होना चाहिए। पोटाशियम का +1 है, मैंगनीज का +7 है, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये +8 हो गए और 4 ऑक्सीजन का भी -8 है, तो इसलिए इनका जो सम है वो क्या हो रहा है 0। तो ये पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मैंगनीज का +7 है, ऑक्सीजन के एक एटम का -2 है, 4 का -8 हो जाएगा। अब बात ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डेफिनेशन भी समझ आ गई। द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। पोटाशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है, उसमें 3 किस्म के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, पोटाशियम भी है, मैंगनीज भी है और ऑक्सीजन भी है। हर एलिमेंट के ऊपर आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, तो इस चार्ज को हम क्या नाम देते हैं जी? इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इनके भी हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं जी। पीरियड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये ग्रुप फर्स्ट ए है, ग्रुप सेकंड ए है, फिर ग्रुप थर्ड ए है, ग्रुप 4A है, फिर 5A। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का हम ट्रेंड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें असूल ये है कि जी हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ग्रुप फर्स्ट है ऑक्सीडेशन +1 +2 हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर है। आफ्टर 4A एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2-2 भी हो जाते हैं। 4A पहले 4 ग्रुप्स का तो एक ही है जो लिख दिया ग्रुप नंबर के बराबर। ऑनवर्ड 4A से ऑनवर्ड के जो ग्रुप हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर एक तो वही ग्रुप नंबर के इक्वल हो गया, जैसे 5A +5, 6A +6, 7A +7, 8A का +8। दूसरा ये होता है कि देखा जाता है कि इनके वैलेंस शेल में वैकेंसीज कितनी हैं। अब जैसे ग्रुप 5A है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 3 वैकेंसीज। तो 3 वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6A वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 7A वाले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि देयर इज़ 1 वैकेंसी इन देयर वैलेंस शेल। और ग्रुप 8A जो है इनके वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी नहीं है, ना ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना गेन करेंगे, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 8A के जो एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी है और +8 भी है। इसमें जैसे ये देखें आपके पास अगर ज़ीनोन है, नोबल गैस है, फरी स्टेट में पाई जा रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसी का एक कंपाउंड ले लें ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड, तो इसमें आप चेक करें कि ज़ीनोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 ऑक्सीजन एटम -8, तो ज़ीनोन खुद जो है ये +8। तो ज़ीनोन जो है ग्रुप 8 में पाया जाता है, इसलिए इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और 0 भी है। 0 नोबल गैसेस उस वक्त ऑक्सीडेशन ये शो करते हैं 0 वाली कि व्हेन दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ना, और जब ये किसी एलिमेंट से मिलते हैं तो फिर तो जाहिर बात है इनकी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। ग्रुप 5A में आप देखें नाइट्रोजन एक मशहूर एलिमेंट है, इसके हम 2 कंपाउंड लेते हैं, एक अमोनिया, एक ये नाइट्रिक एसिड। ये ग्रुप 5A के जो 2 कंपाउंड है। इस तरह ग्रुप 6A में सल्फर बड़ा मशहूर एलिमेंट है, उसके मैंने 2 कंपाउंड ले लिए। ग्रुप 7A में क्लोरीन है। तो ये मैंने इनके 2 मशहूर कंपाउंड लिए हैं और अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने जा रहे हैं। 3 हाइड्रोजन +3 है और नाइट्रोजन -3 है। यहाँ हाइड्रोजन +1, 3 ऑक्सीजन है -6,
क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप 7A से है। जो 7A वाले हैं दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +7 -1। अब HCl में क्लोरीन -1 है, लेकिन ये जो पर क्लोरिक एसिड है HClO4 इसमें +7 भी है। 6A में अगर हम बात करें तो इनकी +6 और -2 है। तो देखें H2S में सल्फर -2 है, सल्फर ग्रुप 6A का एलिमेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड में +6 भी है। सेम ग्रुप 5A में हमारे पास है नाइट्रोजन, तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 है और नाइट्रिक एसिड में +5 भी है। तो हर एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अपने कंपाउंड में, एक तो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, और अगर हम ग्रुप 4A से ऑनवर्ड चलें तो हर एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, एक उनके ग्रुप नंबर वाली और दूसरी जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो उनके ग्रुप नंबर वाली है जी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी उनके वैलेंस शेल में वैकेंसीज कितनी है। बाकी आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चले जाएं तो वहाँ जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक ट्रेंड यही होता है कि हर एलिमेंट अपने कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब वो थर्मली स्टेबल हो गया। थर्मली स्टेबल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो थर्मली स्टेबल है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और अगर किसी चीज़ के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। अब डिपेंडेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग in the valence shell. जी जनाब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन द वैलेंस शेल। तो ये देखा जाता है, यानी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जितने बढ़ते जाएंगे वो एलिमेंट उतने ज़्यादा बॉन्ड बना सकेगा या उसके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी, इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई हो जाएगी। देखिए जी, अगर हम किसी भी ग्रुप में या पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं ये मैंने पीरियड में लेफ्ट टू राइट ग्रुप्स सारे मेंशन किए हैं। इसमें वो कहते हैं कि ग्रुप 4A तक जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते हैं। अप टू 4A देखें, ग्रुप फर्स्ट ए वाले जो है एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होता है तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे। सेकंड ए वालों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाएंगे। थर्ड ए वाले वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएंगे। 4A वाले वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। आफ्टर 4A, अब जैसे 5A 6A 7A 8A ये एलिमेंट है, ये कितने बॉन्ड बनाते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। अब ग्रुप 5A इनके वैलेंस शेल में
5 इलेक्ट्रॉन हैं और देर आर 3 वैकेंसीज, तो 3 वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए ये 3 बॉन्ड बनाएंगे। ये 1 बॉन्ड बना रहे थे, ये 2 बना रहे थे, ये 3, ये 4, फिर 5 है, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, देर आर 3 वैकेंसीज टू फुलफिल, तो ये फिर उस हिसाब से 3 बॉन्ड बनाएंगे, 6 ए वाले 2 बनाएंगे, 7 ए वाले 1 और 8 ए वाले 0। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड किसी पीरियड में फिर ये हुआ कि 4th ए तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और उसके आगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो किसी पीरियड में ट्रेंड है। अगर आप ग्रुप में आना चाह रहे हैं, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, तो इसमें पहले 3 ग्रुप हैं मेटल्स के, इनके लिए और ट्रेंड है, और ये जो आखिर वाले जो ग्रुप हैं ये नॉन मेटल्स के हैं, इनके अंदर टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड डिफरेंट है। मेटल्स में ये होता है कि मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है is directly proportional to, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक। आपको पता है ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये मेटल्स के ग्रुप्स हैं, इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। टॉप टू बॉटम आते हुए इनका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही होती है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ रही होती है। जिस बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही हो वो बॉन्ड वीक हो रहा होता है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए के टॉप वाले जो मेटल हैं, जिस तरह सेकंड ए में बेरिलियम मैग्नीशियम है, फर्स्ट ए में लिथियम सोडियम है, ये बड़ी हार्ड होती हैं। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो मेटल्स का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी और यूँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। नॉन मेटल्स बल्कि ग्रुप 4A से लेकर 8th तक, इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इनके अंदर पाई जाती हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह की, आपको पता है एटॉमिक साइज इन मूविंग डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और इस तरह मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो याद रखें 4A से लेकर 8 तक ये नॉन मेटल्स के जो ग्रुप हैं 4A से 8 तक, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रहे होते हैं, जबकि ये जो शुरू वाले ग्रुप हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है जी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है, या इसको हाइड्रेशन इंथैल्पी भी आप कह सकते हैं। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल गैसियस आयन इसकी आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी -1075 के करीब है। तो ये नेगेटिव नहीं होती है जी मोस्टली। तो ये देखें ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसलिए हम बात करेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की एक मखसूस तादाद जो है गैसियस आयंस को सराउंड करती है। उस आयंस, ये गैसियस आयन है तो पॉजिटिव है, इसलिए इसको वाटर इस तरह से सराउंड करेगा कि अपना नेगेटिव पार्ट यानी ऑक्सीजन वाला पोर्शन इसकी तरफ रखेगा। इनको आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो सल्यूट का जो केट आयन या एनाइन होता है, उस आयन्स को वाटर के
मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल एक डाईपोल यानी पोलर नेचर का कंपाउंड है और उधर से आयन है, तो आयन डाईपोल फोर्सेस इनमें एस्टेब्लिश होती हैं। जब भी न्यू बॉन्ड बनते हैं आपको पता है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल गैसियस आयन इज सराउंडेड एंड इंटरैक्ट बाय डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसकी डिपेंडेंसी हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, और जो चार्ज डेंसिटी होती है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। तो चार्ज और साइज की जो रेशो है बेसिकली ये चार्ज डेंसिटी है। अगर आप साइज बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप कांस्टेंट रखें, साइज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब आप देखें ना पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं साइज कम हो रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा होता है, चार्ज बढ़ रहा है चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, साइज कम हो रहा है चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो दोनों सूरतों से पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए चार्ज भी बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, इन दोनों की मदद से चार्ज डेंसिटी में इजाफा हो रहा है, तो यूं हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, ग्रुप में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कांस्टेंट, साइज बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, ये कम होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये जनाब इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो भी आ गए। नेक्स्ट ना आप पीरियोडिक टेबल की अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन हमें बताती है कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है दैट नॉट ओनली डिस्क्राइब द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट as well as it describe the periodic behavior of their compounds। यानी पीरियोडिक टेबल में जो भी 109 या 118 एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल सिर्फ उन एलिमेंट्स का ही पीरियोडिक बिहेवियर डिस्क्राइब नहीं करता, मतलब पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ 109 एलिमेंट या 118 एलिमेंट्स का पीरियोडिक बिहेवियर इसमें नहीं आता, क्योंकि 109 या 118 एलिमेंट्स का जो बिहेवियर आपने ये पढ़ा, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इन चीज़ों को तो आपने डिस्कस कर लिया। भाई ये हैं क्या, इनको मेजर कैसे किया जाता है, फैक्टर कौन से हैं जो इनको कम या ज़्यादा करने में इन्वॉल्व हैं, और इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि यही एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, लेट से कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम ऑक्साइड कहते हैं, हेलोजन से मिलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा हम उसे हेलाइड कहते हैं, और जब वो हाइड्रोजन से मिलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा हम उनको हाइड्राइड्स या वो कहते हैं। ये सारी सिचुएशन है। अब हम इन तीनों कंपाउंड जो हैं ऑक्साइड, हाइड्राइड, हेलाइड्स, इनका पीरियोडिक बिहेवियर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
ये जनाब ये देखिए आयनिक पॉलीमेरिक देखिए, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उनको हम ऑक्साइड कहते हैं। 3 किस्म के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एस्टिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलेगा रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स। हेलाइड्स, हैलोजन से जब कोई एलिमेंट मिलता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हेलाइड्स कहते हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं, आयनिक हेलाइड्स, पॉलीमेरिक हेलाइड्स और कोवलेंट हेलाइड्स। ये 3 किस्म के हेलाइड्स हैं। अब उसमें होता ये है, हम इनकी ना प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये इनमें कॉमन चीज़ें आयनिक हाइड्राइड हेलाइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स। सिमिलरली कोवलेंट हाइड्राइड हेलाइड्स और एस्टिक ऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन हैं। फॉर्मेशन, आयनिक हाइड्राइड्स बनाने के लिए आपको चाहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। जी, ग्रुप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं वो जब हाइड्रोजन से मिलेंगे रिजल्टिंग हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। और जब ये हैलोजन से मिलेंगे द रिजल्टिंग हेलाइड्स आर कॉल्ड आयनिक हेलाइड्स। और जब ये ऑक्सीजन से मिलेंगे द रिजल्टिंग ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। अब इधर आ जाएं, non-metals of group 4A to 7A। 4A से 7A तक के जो ग्रुप्स हैं (4A to 7A तक के जो ग्रुप्स हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हमने लेने हैं। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन द रिजल्टिंग हाइड्राइड्स आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स। व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस द रिजल्टिंग हेलाइड्स आर कॉल्ड कोवलेंट हेलाइड्स। एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन द रिजल्टिंग ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एस्टिक ऑक्साइड। ये तो हो गई फॉर्मेशन। फिर जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनके हाई होते हैं, इनके लो होते हैं।
फिजिकल स्टेट, ये आयनिक और बेसिक ऑक्साइड सारे ये तो सॉलिड स्टेट में है, और ये तीनों स्टेट्स में आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोवलेंट और एस्टिक ऑक्साइड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चले हम ले लेते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था, अगर इनका डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो इनकी नेचर आयनिक होगी, अगर 1.7 से कम है तो इनकी नेचर कोवलेंट होगी। ये पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन ये आयनिक वाले ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं। लेटेस्ट एनर्जी की प्रॉपर्टी ये आयनिक और बेसिक वाले शो करते हैं, वो नहीं करते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये वाले जो हैं ये सॉलिड स्टेट में इनमें करंट नहीं गुजरते, इनमें तो गुजरते ही नहीं। लिक्विड फॉर्म में, अब वो लिक्विड फॉर्म आप कैसे लेके आए, या तो आपने इनको पानी में डिजोल्व करके एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, या आपने इनको मेल्ट किया और ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। दोनों सूरतों में इनके आयंस, केटायन आयंस फ्री हो जाते हैं और उनमें करंट की कंडक्शन हो सकती है। सॉलिड स्टेट में इनके जो केटायन आयंस हैं दे आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर, तो उसमें करंट नहीं गुजरता। कोवलेंट हाइड्राइड हेलाइड्स या एस्टिक ऑक्साइड्स के अंदर ना तो आयंस बनते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें करंट की कनेक्शन पॉसिबल नहीं। इनके रिएक्शन फास्ट होते हैं आयनिक वालों के, और कोवलेंट वालों के रिएक्शन स्लो होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आ जाए जी ट्रेंड्स इन पीरियड क्या है, और ग्रुप्स में इनका ट्रेंड क्या है। आयनिक वाले जो हैं ये पीरियड में डिक्रीज होते हैं, कोवलेंट वाले इंक्रीज होते हैं। इसमें अगर आप चाहें आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब आपको पता है किसी भी ग्रुप में आप पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है, साइज़ कम होता है तो आईने करेक्टर कम होता है, आईने के बेसिक करेक्टर। ग्रुप में इसी तरह ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज़ बढ़ता है तो आईने करेक्टर बढ़ता है, तो पीरियड्स में उसका ट्रेंड अपोजिट हो जाएगा। तो ये जनाब हमने वो जो तीनों टॉपिक हैं, इसमें वो जो पॉलीमेरिक हेलाइड्स हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं या आपके पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कौन करता है जी? ये तो हमें पता चल गया था कि आयनिक नेचर वाले जो कंपाउंड हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, वो उनकी फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 4A से 7A तक, वो इनकी कोवलेंट वालों की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन तीनों की यानी पॉलीमेरिक हेलाइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कौन करता है जी? इनकी फॉर्मेशन कर रही हैं जी less electropositive metals of group first A, second A, third A, fourth A, transition metals प्लस मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, तो ये जो हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं, यानी एक तो मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स ले लें, दूसरा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इन ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए में जो टॉप वाली मेटल हैं, लिथियम, बेरिलियम वगैरह, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैं डी ब्लॉक के अंदर, वो भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इस तरह ग्रुप थर्ड ए में एल्यूमिनियम है, ग्रुप 4A में टिन और लेड है, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ एस्टिक भी होंगी और बेसिक भी होंगी। सेम इनके जो हाइड्राइड्स होंगे ऐसे एलिमेंट्स के, वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। इनके जो हेलाइड्स हैं वो पॉलीमेरिक हेलाइड्स हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दी आर इन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट। वो जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया आयनिक और कोवलेंट की प्रॉपर्टीज़ को, तो ये वाले जो कंपाउंड हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके इन बिटवीन हुआ करती हैं। इसमें पॉलीमेरिक हेलाइड्स में फ़र्ज़ किया, ये एग्जांपल है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ये आप एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ये दूसरा, तो मैंने दो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल आमने सामने लिखे हैं। अब इनमें प्रॉब्लम ये है कि इनके ऑक्टेट पूरे नहीं हैं। ये जो एल्यूमिनियम है इसने 3-3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये जो क्लोरीन एटम है, आपको पता है इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एल्यूमिनियम को दे देते हैं। इस तरह इनके अंदर ये जो क्लोरीन या हैलोजन एटम है, दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, और इस तरह ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीमर्स बना देते हैं, पॉलीमेरिक चेन्स बनाते हैं। तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के जो हेलाइड्स हैं वो पॉलीमेरिक हेलाइड्स होते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। दूसरा, इनमें ये जो मेटल होती है, दो मेटल एटम के दरमियान ये जो हैलोजन एटम है, दे एक्ट एज अ ब्रिज। तो ये कुछ एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी थी। तो यूं बेटा आपका ये वाला जो यूनिट है पीरियड्स वाला, तो इसमें भी पीरियड्स में भी आपने सेकंड और थर्ड पीरियड जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी डिस्क्राइब करनी थी। इन एग्जांपल्स हम यानी सेकंड और थर्ड पीरियड्स तक की ज़्यादा महदूद हैं,
तो जो सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स को भी आप याद कर लें इस तरह, ली, वेब, कुनौफ, नी, ये थर्ड सेकंड पीरियड के हैं। और थर्ड पीरियड के हैं जी नमक, अलसी, पास्कलर। तो ये थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इनको आप ज़बानी बेटा याद कर लें, क्योंकि जो भी आपको उन्होंने क्वेश्चन देना है वो ज़्यादातर इन 16 एलिमेंट 8 सेकंड पीरियड वाले और 8 थर्ड पीरियड वाले। इसमें यूँ टॉप टू बॉटम आपको पता है क्या होता है जी, ग्रुप होता है। ये ग्रुप फर्स्ट ए है, ये ग्रुप सेकंड ए है, ये ग्रुप थर्ड ए है, 4A, 5th A, 6A, 7A, 8th A। इस तरह बेटा ये चल रहा है। तो इनकी आपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको एक्सप्लेन जो है वो हमने करना है, वही आपके सिलेबस का हिस्सा है। इन सेकंड और थर्ड पीरियड के जो ये सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, या आपने इनके हाइड्राइड, हेलाइड, ऑक्साइड वगैरह के बारे में पढ़ा। तो उसमें हम ज़्यादातर एग्जांपल्स जो हैं वो यही 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड के और 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड के, इनकी एग्जांपल्स को कोट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा पीरियड्स वाला यूनिट था तो ये फिनिश हो गया। इसमें आपने सेकंड और थर्ड पीरियड ख़ास तौर पे उनको फोकस करना है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे एक्सप्लेन करना है।